सर्वेभ्यो नमो नमः। तो बच्चों, आज हम लोग सुरभि संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सप्तम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियाँ। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है। अगर एक पहेली होती तो क्या कहते? प्रहेलिका। अब यहाँ पे दो से अधिक पहेलियाँ हैं तो हमने क्या कहा? प्रहेलिकाः, पहेलियाँ, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? पजल्स। ठीक है। तो इस पाठ में आपके दिमाग की खूब कसरत होने वाली है, पता है आपको? तो फिर क्या आप तैयार हैं? आपको इन सभी पहेलियों के उत्तर देने हैं, लेकिन एक कंडीशन भी है कि इन सभी के उत्तर आपको संस्कृत में देने होंगे। वैसे मुझे मालूम है आप सभी बहुत बुद्धिमान हो और इन पहेलियों का उत्तर आप लोग जरूर दोगे। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सप्तम पाठः प्रहेलिकाः। तो पहली देखते हैं। न तस्य आदिः न तस्य अन्तः, मध्ये य तस्य तिष्ठति, तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, यदि जानासि तद् वद। फिर से। न तस्य आदिः न तस्य अन्तः, मध्ये य तस्य तिष्ठति, तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, यदि जानासि तद् वद। तो क्या कहा है? न अर्थात न वर्ण, न अक्षर, तस् उसके, आदि ही प्रारंभ में, शुरुआत में क्या है उसके? न वर्ण है, न अक्षर है। ठीक है। न और न वर्ण, तस्य उसके, अंतः अंत में है। तो न वर्ण अर्थात न अक्षर उसके शुरुआत में है और न अक्षर ही उसके अंत में है। आगे क्या कहा? मध्ये, मध्ये मीन्स बीच में, य तस्य तिष्ठति, य अर्थात य अक्षर, य वर्ण, तस्य उसके, तिष्ठति रहता है। उसके बीच में कौन सा अक्षर रहता है? य अक्षर रहता है। तव अपि अस्ति, तव तुम्हारे, अपि भी, अस्ति है तुम्हारे भी है, मम मेरे, अपि भी, अस्ति है मेरे भी है, तुम्हारे भी हैं और मेरे भी हैं। यदि जानासी अर्थात यदि जानते हो, तद तो, वद बोलो। तो क्या है यहाँ पे है कि न अक्षर उसके प्रारंभ में है, न अक्षर उसके अंत में है, और उसके बीच में कौन सा अक्षर है? उसके बीच में अक्षर है य, और आपके भी हैं और मेरे भी हैं। अगर आप जानते हो तो बोलो। तो बच्चों बताओ, इसका अक्षर, इस पहेली का उत्तर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही। इसका उत्तर होगा नयन। नयन मीन्स आँख। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग व्याकरण अंश को देख लेते हैं। देखो, अभी यहाँ पे अगर हम विपरीत अर्थ लेते हैं या विलोम शब्द लेते हैं तो पहला आएगा आदि और अंतः। आदि मीन्स शुरुआत, अंतः मीन्स अंत में, शुरुआत और अंत। तव मम, तव तुम्हारे, मम मेरे। तो ये दोनों विलोम शब्द हो गए। ठीक है। अभी यहाँ पे है अपि। अपि मतलब क्या होता है? भी, और यह एक अव्यय शब्द है। तव, तव युष्मत् शब्द है और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मम ये अस्मत् शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तव तुम्हारे, मम मेरे। तो अभी सिक्स्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से इतने ही व्याकरण को हम देखते हैं। अब आगे चलते हैं। अपदो दूरगामी च, साक्षरः न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च, यह जानाति सः पंडितः। फिर से। अपदो दूरगामी च, साक्षरः न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च, यह जानाति सः पंडितः।
अब इसके अर्थ को देख लेते हैं। अपदो, अपद मीन्स बिना पैर वाला है। च मीन्स और दूरगामी, दूर तक जाने वाला है। उसके पैर नहीं है फिर भी वो दूर तक जाता है। फिर क्या है? साक्षरः, साक्षर अक्षर के साथ है, अर्थात उसके पास अक्षर है। न च पंडितः, उसके पास वो साक्षरः साक्षर है, च मीन्स और, पंडितः नः, लेकिन वो पंडित नहीं है ना। अक्षर उसके पास में है लेकिन वो पंडित भी नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता च, अमुखः बिना मुख वाला है, ठीक है, उसके मुख भी नहीं है। स्फुट वक्ता च, मुख भी नहीं है, च मीन्स और, स्फुट वक्ता च स्पष्ट बोलने वाला है, अर्थात उसके मुख नहीं है, उसका मुंह नहीं है, फिर भी वो कोई भी बात हो उसको क्लियर कहता है। यह जानाति, यह जो, जानाति जानता है, यहाँ पे ज्ञा धातु है जानने के लिए। सह पंडितः, जो इस बात को जानता है वो क्या है? वो पंडित है। तो क्या कहा है? बिना पैर का है फिर भी दूर तक जाता है, उसके पास अक्षर है लेकिन वो पंडित नहीं है, उसका मुंह भी नहीं है फिर भी वो क्लियर बात को कहता है, और जो इस बात को जानता है वह पंडित है, अर्थात वो विद्वान है। तो इसका थोड़ा सा ग्रामर हम देख लेते हैं। यहाँ पे अव्यय शब्द है च और न। च मीन्स और, न मीन्स नहीं। पंडितः ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जानाति, जानाति शब्द में क्या है? जानाति शब्द में ज्ञा धातु है, ठीक है। तो इतने ही व्याकरण अंश को हम लोग देखेंगे। तो अब बताओ बच्चों, इसका क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही, ये है पत्रम, पत्र है ना। उसके पैर नहीं है पत्र के, फिर भी वो दूर तक जाता है। साक्षरः अक्षर है उसके पास लेकिन वो पंडित भी नहीं है। अमुख बिना मुख वाला है, फिर भी पत्र में जो बात है वो क्लियर लिखी रहती है, है ना, साफ बात लिखी रहती है। तो इस बात का जो भी जानता है वो क्या हो गया? वो पंडित हो गया, स्कॉलर हो गया, विद्वान हो गया वो, ठीक है। तो थी ना ये एक बहुत अच्छी पहेली। तो चलिए अब हम दूसरी पहेली शुरू करते हैं। अब थर्ड पहेली है। धरायाः उपरि अधः अपि वसति, धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। फिर से, धरायाः उपरि अधः अपि वसति, धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। तो देखते हैं हम लोग। धरायाः षष्ठी विभक्ति है, धरा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। धरायाः, धरा मीन्स पृथ्वी के, जमीन के, अर्थ के। ऊपरी, ऊपरी मीन्स ऊपर। अधः और नीचे भी, अपि मतलब भी, नीचे भी। वसति रहता है, तो पृथ्वी के ऊपर भी रहता है और पृथ्वी के जमीन के नीचे भी रहता है। धूमः भूत्वा, धूमः मीन्स धुआं, स्मोक। भूत्वा हो करके, गगने, गगने मीन्स आकाश में। इतस्ततः इधर उधर, भ्रमति घूमता है। क्या है? धरायाः उपरि पृथ्वी के ऊपर रहता है, और अधः अपि वसति नीचे भी रहता है। धूमः भूत्वा गगने, धुआं बनकर आकाश में। इतस्ततः इधर उधर, भ्रमति घूमता है। तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो ये है जल, जलम। इसका आंसर आएगा जलम, अर्थात जल। कैसे? पृथ्वी के जल ऊपर भी रहता है कि नहीं, और नीचे भी रहता है ना, और धुआं बन करके आकाश में भी जाता है ना, सूर्य के द्वारा वो धुआं बन करके, भाप बन करके ऊपर आकाश में जाता है और इधर उधर घूमता है, ठीक है। मेघ बनते हैं ना, क्लाउड बनते हैं, तो क्लाउड के अंदर क्या रहता है? वाटर रहता है, पानी रहता है ना, फिर बाद में बारिश होती है। तो धूमः भूत्वा, धुआं बन करके,
आकाश में इधर उधर घूमता है। तो होया ना ये, क्या हुआ? जलम, जल। अभी इसके व्याकरण अंशों को देखते हैं। धरायाः, आपको मीनिंग पता चल गया होगा, मैंने बताया था पहले। ये हो गया पृथ्वी, है ना। इसका सिमिलर वर्ड पूछेंगे तो धरा का मतलब पृथ्वी। ओके, पृथ्वी भी बोल सकते हैं इसको, वसुंधरा भी बोल सकते हैं, धरा भी बोल सकते हैं। ऊपरी, ऊपरी मीन्स ऊपर, ये भी एक अव्यय शब्द है। अधः, अधः भी अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है नीचे। अपि, अपि भी एक अव्यय शब्द है। ठीक है, तो ऊपरी और अधः ये एक दूसरे के विलोम भी हो जाएंगे। ऊपरी मीन्स ऊपर, अधः मीन्स नीचे। अपि, अपि मतलब भी, ये तीनों अव्यय शब्द हैं। वसति, वसति अर्थात रहता है। वस धातु है यहाँ पर, लट लकार है अर्थात वर्तमान काल है ये। वसति मतलब रहता है। प्रथम पुरुष है, एक वचन है। धूमः, तो धुआं हो गया। भूत्वा, हो करके, ये यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है। भू प्लस कत्वा, भूत्वा, इसका मतलब क्या होता है? हो करके, है ना। भूत्वा, धुआं हो करके। गगने, गगने मीन्स आकाश में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर और एक वचन है। गगनः, ये पुल्लिंग शब्द है और इसका यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लिया गया है। गगन मीन्स इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? आकाशः। ठीक है, और इसका अगर हम लोग विपरीत विलोम देखेंगे तो पृथ्वी, गगन, है ना, धरती और आकाश के जैसे, तो इसका विलोम अर्थ ये भी हो जाएगा। और गगनः इसका हो जाएगा आकाशः, है ना, व्योमः। तो ये इसके और भी बहुत सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं, पर्यायवाची हैं। इतस्ततः, इतस्ततः मीन्स यहाँ वहाँ। इतस्ततः भी एक अव्यय शब्द है। ठीक है, यहाँ वहाँ इसका मीनिंग होता है। भ्रमति, भ्रमति मीन्स घूमता है, यहाँ पे ब्रह्म धातु है। ओके, और ये भी लट लकार में है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। यहाँ वहाँ घूमता है। तो इसी के साथ हमारा तीसरी पहेली भी हो गई। तो ये बहुत अच्छी पहेली थी, ये आपको याद भी करना है और ग्रामर पॉइंट को आपको नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग फोर्थ पहेली की ओर जाते हैं। ठीक है, भोजनम न खादति पिबति न जलम निरंतरम चलति बोधयति च समयम। फिर से, भोजनम न खादति पिबति न जलम निरंतरम चलति बोधयति च समयम। भोजनम, भोजन को, न खादति नहीं खाती है। क्या नहीं खाती है? भोजन को। किम न खादति? भोजनम न खादति। पिबति न जलम, किम न पिबति? क्या नहीं पीती है? जलम न पिबति, जल नहीं पीती है। निरंतरम चलति, निरंतरम मतलब कंटिन्यूअसली चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बोधयति, बोधयति मीन्स ज्ञान कराती है, बोध कराती है ना। और च मीन्स और, समयम समय का, और समय का ज्ञान कराती है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, सामने सामने आपको दिख रही है। इसको संस्कृत में बोलते हैं घटी। घटी अर्थात घड़ी, वॉच, है ना। तो अभी इसका सिर्फ हिंदी मीनिंग देखते हैं कि भोजन नहीं खाती है और जल भी नहीं पीती है और निरंतर चलती रहती है और हमको समय का ज्ञान कराती है। चलिए अब इसके व्याकरण अंश को दें। भोजनम, ये जो है नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक है, नपुंसक लिंग है, प्रथम पुरुष एक वचन। भोजनम, न माने नहीं, अव्यय शब्द है ये ना। खादति, खाद धातु, प्रथम पुरुष एक वचन है। पिबति, तो पिबति में पा धातु, इसको प्रथम पुरुष एक वचन। न नहीं, जलम, जल, जलम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है। ठीक है, निरंतरम, निरंतर, कंटिन्यूअसली, ये एक अव्यय शब्द है। लगातार, बोलते हैं ना हिंदी में लगातार, मैं इस काम को करता जा रहा हूँ, है ना। लगातार घड़ी की सुई घूमती रहती है, तो निरंतरम लगातार। चलती, चलती रहती है, तो चल धातु है यहाँ पे, प्रथम पुरुष एक वचन ही है और लट लकार है। बोधयति, बोध कराती है, ज्ञान कराती है।
समयम, समय मीन्स समय का। च भी एक ये अव्यय शब्द है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पहेली समझ में आ गई होगी और इसके व्याकरण भाग को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ पहेली को सीखते हैं, समझते हैं और उसका आंसर बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रत् न घटः न मेघः। फिर से, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रत् न घटः न मेघः। तो अब देखिए इस पहले में क्या है, वृक्षाग्र वासी, वृक्ष के, अग्र, अग्र मीन्स आगे के, एकदम ऊपर के भाग में, वासी रहता है, पेड़ के बिल्कुल ऊपर के भाग में रहता है ना। च मीन्स और, पक्षिराजः, पक्षियों का राजा, न मतलब नहीं है, पेड़ के बिल्कुल ऊपर के भाग में रहता है फिर भी वो पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों को, धारी धारण करता है अर्थात तीन नेत्र वाला है। च मीन्स और, शूलपाणि ही, शूलपाणि किसको बोलते हैं, शंकर जी को। तो शंकर जी अर्थात भगवान शिव, न मतलब नहीं है अर्थात उसके तीन नेत्र हैं लेकिन वो भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग मीन्स चमड़े के, चमड़े के जैसे वस्त्र को धारी मतलब धारण करता है, लेकिन वो चमड़े के नहीं है, उसके जैसे है ना, खुदरे वस्त्र कह सकते हैं हम लोग, जो सॉफ्ट नहीं होते ऐसे। त्वग वस्त्रधारी, न नहीं है, सिद्ध योगी, लेकिन वो कोई योगी नहीं है। जैसे भगवान शिव कैसे हैं, वो चमड़े के बाघ के खाल को पहनते हैं ना, ऐसे ही जो योगी लोग कैसे होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट कपड़े नहीं पहनते हैं, वो कैसे खुदरे वस्त्र पहनते हैं, है ना। ऐसे ही ये भी वैसे ही वस्त्रों को पहनता है लेकिन वो योगी भी नहीं है। जलम च बिभ्रत, च मीन्स और, जलम जल को, बिभ्रत धारण करता है ना, जल को धारण करता है खुद में। न घटः, न ही वो घटः मीन्स घड़ा है, वो घड़ा भी नहीं है। न मेघः, वो मेघ भी नहीं है। तो बच्चों बताओ वो कौन है। यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो है नारिकेल फलम। नारिकेल फलम अर्थात नारियल। जैसे कि आपको चित्र में ही देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वृक्ष के एकदम ऊपर के भाग में है ना, पक्षी राज भी नहीं है। नारियल के तीन नेत्र होते हैं ना, नारियल को उठा के देखो तो उसमें तीन आंख जैसा बना होता है, लेकिन वो भगवान शिव भी नहीं है। और उसके ऊपर के जो त्वचा रहती है वो कितनी खुदरी खुदरी रहती है ना, तो वो योगी भी नहीं है। बताइए ना, आपको पता है नारियल पानी बोलते हो ना आप, तो कोकोनट में वाटर भी रहता है ना, तो जल को वो धारण करता है लेकिन वो घड़ा भी नहीं है और वो मेघ भी नहीं है। तो कितनी रोचक पहेली थी ना ये, कितनी मजेदार पहेली थी, है ना। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा इसमें व्याकरण अंश को देखेंगे आपकी कक्षा के हिसाब से। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में रहने वाला है, ठीक है। तो वृक्ष अग्रवासी, हम इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे निकलेगा, वृक्ष अग्र, अग्र मीन्स आगे। अगर हम इसका विलोम देखेंगे तो पृष्ठ पीछे, ठीक है। वासी, वासी अर्थ है रहने वाला। च और न ये दोनों अव्यय शब्द है। पक्षिराजः, पक्षिराजः ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पक्षिराजः, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन है। त्रिनेत्र धारी, त्रि तीन, नेत्र आंखों को, धारी धारण करने वाला है। न च दोनों ही क्या है हो गया यहाँ पे अव्यय शब्द है। अब जलम, जलम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है,
और घटः, घटः मीन्स घड़ा, ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन। और मेघः, मेघः भी पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। इसी के साथ ही मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवादः। नमो नमः।